सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसे क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए ग्रेड 2 और रीट की प्री और मेंस के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूं और वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। उस टॉपिक में आज अपन पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे और जो टॉपिक है वो आज की जो क्लास है उससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन रीट प्री मेंस में और इसके साथ ही ग्रेड सेकंड के एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए गाइस, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें। चलिए अपन चलते हैं आज की इस क्लास में। और ये जो क्लास है वो आपके लिए बड़ी ही सरप्राइजिंग वाली क्लास रहेगी। आज की जो क्लास है वो पूरी की पूरी ग्रेड 3 और ग्रेड सेकंड पर डिपेंड होगी। और आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के जो बेसिक टीचिंग मेथड्स हैं उनको लेकर के चर्चाएं करेंगे। और आज की इस क्लास में पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन ये देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन कौन कौन से हैं। और यहाँ से हर साल जब भी ग्रेड 2 की एग्ज़ाम हुई है और ग्रेड 3 की एग्ज़ाम हुई है, वहाँ से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। तो अपन बिना समय व्यस्त किए हुए अपना सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेज। टीचिंग मेथड अपन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले टीचिंग मेथड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ इस पहली वाली स्लाइड पे कुछ शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी दी गई हैं जिनको पहले आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है कि इनको फुल फॉर्म में क्या कह सकते हैं। इनमें सबसे पहला वर्ड आया है वो है एंटी। इसमें जो पहला वर्ड आया है वो है NL। एन का मतलब होता है नेटिव, एल का मतलब लैंग्वेज, जिसको अपन अपनी भाषा में स्थानीय भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो अपन कई बार इंग्लिश बोलते समय अपनी स्थानीय भाषा का प्रयोग भी करते हैं। बीच बीच में अपन अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका प्रयोग भी करते हैं। अब जो दूसरी वाली बात है, जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MT। और MT का मतलब होता है मदर टंग, या अपन बोल सकते हैं मदर टंग। यहाँ लैंग्वेज की जगह टंग। मदर टंग का मतलब मातृभाषा का प्रयोग। मदर टंग को अपन मदर लैंग्वेज भी कह सकते हैं और MT का फुल फॉर्म है मदर टंग। अब इसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी है उसमें शॉर्ट फॉर्म है ELT। ELT का फुल फॉर्म है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अपन कई बार सेंटेंस बोलते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मदर टंग इज अलाउड, नेटिव लैंग्वेज इज अलाउड, फॉरेन लैंग्वेज इज अलाउड और नॉट। इस तरह से कई बार एक थियरी का क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आ सकता है। तो आप याद रखें ELT का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब आगे के जो दो टर्म दिए गए हैं, आगे के जो दो टर्म दिए गए हैं, दो शॉर्ट फॉर्म दी गई हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली हैं। याद रखें, आपके लिए आगे के जो दो टर्म दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं।
पहला टर्म है ESL। ESL का फुल फॉर्म है इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। और जो दूसरा टर्म है वो है EFL, इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है? एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट मान लो इस तरह से आता है कि इंग्लिश इज टॉट एज फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश इज टॉट एज नेटिव लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया, इंग्लिश इज टॉट एज फर्स्ट लैंग्वेज इन इंडिया। तो याद रखना है, इन इंडिया, भारत में, इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज। इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। भारत के अंदर इंग्लिश को कैसी लैंग्वेज माना गया है? सेकंड लैंग्वेज माना गया है। इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि इंग्लिश है वो भारत में कैसे पढ़ाई जाती है? एज ए सेकंड लैंग्वेज। अब अपने पास में दूसरा जो टर्म है, अपन बात करें कि इंग्लिश है वो इंडिया में ESL है या EFL है। तो आप याद रखें, इंडिया में इंग्लिश है वो ESL है। और यदि अपन अमेरिका की बात करें, अमेरिका में यदि अपन इंग्लिश को सीख रहे हैं तो वो उसके लिए EFL है। यदि अपन अमेरिका की भाषा को अपन यहाँ सीख रहे हैं, इंडिया में सीख रहे हैं, तो इंडिया के लिए सेकंड लैंग्वेज है, लेकिन अमेरिका में वो अमेरिकी लोगों के लिए फॉरेन लैंग्वेज है। अपन आगे की बात करते हैं, अगला टर्म है उस पर अपन चलते हैं। और ये जो पहला टर्म है, पहला जो यहाँ पे लाइन दी है वो एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसा पूछा गया है। लाइन है, इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया नॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज। कहने का मतलब इंग्लिश को भारत में किस रूप में पढ़ाया जाता है? एज ए सेकंड लैंग्वेज, एक सेकंड लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है। क्या आपको इतना समझ आया? तो सबसे पहले यदि इतना समझ में आ गया तो मैं आपको फिर से पूछता हूँ, बताइए NTNL क्या होता है? बताइए NL क्या होता है? सही है, NL नेटिव लैंग्वेज। फिर अपने पास में आता है MT। MT का मतलब होता है मदर टंग। फिर अपने पास में आता है ESL, इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज। और फिर एक टर्म आता है EFL, इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज। क्वेश्चन की बात करें तो ये ESL है वो एग्जाम में रिपीट हुआ है। कहने का मतलब इन इंडिया इंग्लिश इज टॉट एज सेकंड लैंग्वेज, नॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज, नॉट एज ए फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए सेकंड लैंग्वेज। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली बात पे अपन चलते हैं। तो एक जो लर्नर होता है, कोई भी भाषा को सीखने वाला जो व्यक्ति होता है, लर्नर होता है, उसको लैंग्वेज की कम से कम कितनी स्किल्स आनी चाहिए? 4 स्किल्स आनी चाहिए। कहने का मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए, एक्वायर का मीन्स होता है ग्रहण करना, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए कितनी लैंग्वेज स्किल होना आवश्यक है? तो उसके लिए याद रखें, उसके लिए 4 लैंग्वेज स्किल होना आवश्यक है। और एग्ज़ाम में इनका कई बार ऑर्डर पूछा जाता है कि जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनका ऑर्डर क्या होता है। तो पहले तो आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है कि जो भी व्यक्ति
इंग्लिश को एक्वायर कर रहा है, एक लर्नर जो इंग्लिश को एक्वायर कर रहा है, उसको इंग्लिश के 4 स्किल्स कौन कौन से हैं जो उसे आने चाहिए। उनमें पहला स्किल है एल, दूसरा है एस, तीसरा है आर और चौथा है डब्ल्यू। पहला है एल, दूसरा एस, तीसरा आर और चौथा डब्ल्यू। दोबारा से बताइए, लैंग्वेज एक्वायर करने के 4 स्किल्स कौन कौन से हैं। पहला एल, दूसरा एस, तीसरा आर और चौथा है डब्ल्यू। एल का मतलब होता है लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। तो एक बार आप LSRW का फुल फॉर्म बता दीजिए। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग, डब्ल्यू का मतलब बोलिए, डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। LSRW। क्वेश्चन यहाँ से समझ में आ गया। अभी तक की स्लाइड में आपको यहाँ से एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश इज टॉट एज, फिर ब्लैंक इन इंडिया। इंग्लिश इज टॉट एज ब्लैंक इन इंडिया, तो वहाँ का आंसर होगा एज सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया। और जो दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है, जिसकी संभावनाएं परीक्षा में आने की होती हैं, वो होता है कि लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए एक लर्नर को कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। पहली स्किल होती है लिसनिंग, दूसरी होती है रीडिंग, दूसरी होती है स्पीकिंग, तीसरी होती है रीडिंग और चौथी होती है राइटिंग। अब आगे की स्लाइड में जो पहली लाइन है वो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, जो लोग बिगनर हैं, जो लोग अभी इस टीचिंग मेथड को पहली बार पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ें, हर चीज़ को अच्छे से गौर से पढ़ें, जिससे कि आपका वो क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सके। क्वेश्चन आता है कि विच वन इज द प्रॉपर, विच वन इज द नेचुरल, विच वन इज द साइकोलॉजिकल और विच वन इज द बेसिक ऑर्डर। एग्जाम में पूछा जाता है कि विच वन इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ 4 स्किल्स। आपके पास में LSRW की जो 4 स्किल हैं, 4 स्किल हैं, उनको प्रॉपर ऑर्डर उनका कौन सा होता है। कई बार एग्जाम होता है उनका नेचुरल ऑर्डर कौन सा होता है, कई बार पूछ लेता है इनका साइकोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा होता है, और कई बार एग्जाम में पूछ लेता है इनका बेसिक ऑर्डर क्या होता है। तो इनका बेसिक, प्रॉपर, नेचुरल, साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो LSRW ही होता है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, पहला ऑप्शन होगा आपके पास में LWRS, दूसरा होगा WRLS, एक हो सकता है LRWS और एक हो सकता है LSWR। तो इसका राइट ऑप्शन होगा LSWR। याद रखें इसको, हमेशा हमेशा के लिए याद रखें कि विच वन इज द बेसिक और साइकोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, विच वन इज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ 4 स्किल्स, विच वन इज द साइकोलॉजिकल बेसिक ऑर्डर ऑफ 4 स्किल्स। राइट आंसर होगा LSRW, LSRW। अगली लाइन है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक होता है लिटरेट, एक होता है इलिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो, जो लिटरल हो, और इलिटरेट जिसको बिल्कुल भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हो, यानी जिसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता हो।
जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको अपन लिटरेट बोलते हैं, और जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिसको अनपढ़ अपन कह सकते हैं, उसको इलिटरेट बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लिटरेट पर्सन होता है या लिटरेट जो लर्नर होता है उसको कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए। लिटरेट लर्नर हैज़ टू एक्वायर स्किल्स। एक लिटरेट लर्नर को कौन कौन सी स्किल आनी चाहिए, तो आपको याद रखना है उसके लिए 4 स्किल को उसको आना जरूरी है। पहला है एल, दूसरा है एस, तीसरा है आर, और जो लास्ट वाली स्किल है वो है डब्ल्यू। यानी उसको चारों स्किल का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वो एक लिटरेट लर्नर बन सकता है। और यदि एक इलिटरेट पर्सन है, एक इलिटरेट बोले तो निरक्षर व्यक्ति है जिसको अक्षर ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे कम से कम 2 स्किल आनी चाहिए। और वो 2 स्किल कौन सी है? उसको एल होना चाहिए, लिसनिंग होना चाहिए, और उसे एस होना चाहिए, और उसे बोलना आना चाहिए। कोई भी भाषा अपन या तो अपन सुन सकते हैं या भाषा को बोल सकते हैं, लेकिन यदि वो व्यक्ति निरक्षर है तो वह उस भाषा को न तो रीड कर सकता है और न उसको राइट कर सकता है। कहने का मतलब एक बार आप यहाँ से अच्छे से सीख लीजिए। लिटरेट, जो लिटरेट पर्सन होता है, लिटरेट जो शिक्षर व्यक्ति होता है, शिक्षित व्यक्ति होता है, उसको एल एस आर डब्ल्यू में से क्या आना चाहिए? उसको चारों ही आने चाहिए। जबकि जो इलिटरेट पर्सन होता है, इलिटरेट व्यक्ति होता है, निरक्षर व्यक्ति होता है, उसको एल एस आर डब्ल्यू में से केवल क्या आती है? उसको एल और एस आती हैं, उसको आर और डब्ल्यू यानी रीडिंग और राइटिंग उसे नहीं आता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन चलते हैं कि अपने पास में जो मास्टरी स्किल्स हैं, स्किल्स अपने पास में जो एक लर्नर लैंग्वेज सीखते समय 4 स्किल को एक्वायर कर सकता है या 4 स्किल उसे आना ज़रूरी है। और 4 स्किल का नाम आपको पता लग गया होगा। पहली स्किल होती है एल, दूसरी होती है एस, तीसरी होती है आर, और चौथी होती है डब्ल्यू, जो इनका नेचुरल, साइकोलॉजिकल, बेसिक और प्रॉपर ऑर्डर है। अब अपने एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि यदि अपन किसी लैंग्वेज को बोल रहे हैं, यानी अपन लैंग्वेज को, यदि अपन किसी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी मास्टरी स्किल होती हैं जिनमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का होना जरूरी है। फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह है, और एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, एकदम सही तरीके से। और ऐसी कौन कौन सी स्किल होती हैं जिसमें कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। यानी ऐसी कितनी एल एस आर डब्ल्यू में से ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जिसमें एक्यूरेसी और फ्लुएंसी, और ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जिसमें कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। तो आप इसमें एक इजी तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। जैसे आपके पास में एल एस आर डब्ल्यू ये 4 स्किल हैं, तो इनमें से पहली और तीसरी एक दूसरे से मैच करेगी, दूसरी और चौथी एक दूसरे से मैच करेगी। तो इधर देखिए, पहली का जोड़ा तीसरी से, दूसरी का जोड़ा चौथी से। तो पहली और तीसरी है उसमें कंप्रीहेंशन और अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है, और जो दूसरी और चौथी है उसमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का होना जरूरी है। अब अपनी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि जो आपके पास में 4 स्किल्स हैं उनमें से ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जिनके लिए फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का होना जरूरी है। तो एक बात अपन अपनी देसी तरीके से इसको सीखते हैं कि बताओ भाषा में क्या करते समय धारा प्रवाह और शुद्धता का होना जरूरी है। पहली बात, सुनते समय क्या हर व्यक्ति भाषा को सुनते समय धारा प्रवाह तरीके से सुनता है? ये ऑब्लिगेटरी है? ये नहीं है। लिसनिंग में धारा प्रवाह नहीं है, लेकिन बोलते वक्त स्पीकिंग में क्या होना चाहिए? फ्लुएंसी और एक्यूरेसी होनी चाहिए।
और इसके अलावा कब होनी चाहिए, जब अपन किसी चीज़ को राइटिंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं, राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि आपके पास में 4 मास्टर स्किल होती हैं और उन स्किल्स में किन किन चीज़ों पर लर्नर को कमांड होनी चाहिए। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं LSRW में जिनमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी होती है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, ऐसी कौन कौन सी स्किल्स होती हैं जिनमें फ्लुएंसी और एक्यूरेसी होती है। तो याद रखें, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी एक तो होती है स्पीकिंग में और एक होती है राइटिंग में। अब आगे का जो क्वेश्चन है, आगे की जो स्लाइड है, वो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होने वाली है। आगे की जो स्किल है आपके पास में, जो अभी पूछा गया कि आपके पास में स्किल्स कितनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्किल LSRW। आज का जो पूरा क्लास है वो सब LSRW पर आधारित है और इस LSRW से परीक्षा में, एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप इस LSRW के मैटर को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो, पहले आपके पास में पूछा जाता है कि स्किल कितनी है, तो सबको पता है L। स्किल कितनी है, स्किल अपने पास में 4 हैं, LSRW। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 18 में आया हुआ है, कब आया हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जिनको पैसिव स्किल्स के नाम से जाना जाता है और ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जिनको एक्टिव स्किल के नाम से जाना जाता है। दोबारा से सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि 4 स्किल में से पैसिव स्किल कौन कौन सी हैं और 4 स्किल में से एक्टिव स्किल कौन कौन से हैं। तो अब इस चार्ट को समझने से पहले, इस डायग्राम को समझने से पहले, आप 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप खुद बताइए इनका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, अब ऐसे बताइए, जब आप किसी भाषा को बोल रहे हैं उस समय आप एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं। बोल रहे होते हैं तब, बोलते व्यक्ति एक्टिव होता है या पैसिव होता है। मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ व्यक्ति चुस्त कब रहता है, व्यक्ति जागरूक कब रहता है, व्यक्ति होश हवास में कब रहता है, व्यक्ति को क्या करते समय, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में क्या करते समय व्यक्ति एकदम एक्टिव रहता है। तो याद रखिए, एक तो अपन बोलते समय एक्टिव रहते हैं और एक अपन लिखते समय एक्टिव रहते हैं। और कौन कौन सी स्किल ऐसी होती हैं जिनको अपन कुछ कर रहे हैं तो पेशिव होकर के भी, यानी बिना ध्यान दे करके भी अपन उनको कई बार सुन लेते हैं या अपन कई बार देख लेते हैं, तो उनके बारे में पूछा जाता है कि पैसिव स्किल कौन से हैं। तो कभी भी अपन किसी व्यक्ति की बात सुनते हैं, अगला मान लो कहीं भाषण चल रहा है और कोई व्यक्ति आपको कुछ भाषण सुना रहा है, कुछ शब्द सुना रहा है, तो क्या उन वहाँ बैठे हुए सभी लोग उस व्यक्ति के भाषण को, उस व्यक्ति के शब्दों को, क्या सारे के सारे लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं? नहीं जी, कुछ व्यक्ति उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस स्पीच को बोल रहा है वो व्यक्ति एकदम कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। जबकि सुनने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, पैसिव भी हो सकते हैं। तो पैसिव व्यक्ति कब होता है, जब किसी व्यक्ति को क्या करता है, जब किसी वो चीज़ को वो लिसन करता है, सुनता है, या फिर उसको क्या करता है, रीडिंग करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अपन उसको बुक को क्या करवा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, पढ़वा रहे हैं, तो बीच बीच में क्या करेगा, वो गलतियाँ भी करेगा और साथ साथ में उसका ध्यान भी कई बार एक लाइन से दूसरी लाइन में, वो पढ़ते पढ़ते दूसरी लाइन में चला जाता है। फिर टीचर उसको डांटता है, कहता है बेटा ध्यान कहाँ है तुम्हारा, तुम रीडिंग करते समय तुम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, तुम कैसे हो, पैसिव हो। तो आइए अपन ले चलते हैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक की तरफ। आपके पास में स्किल 4 हैं, LSRW, और आप, एक छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स में से अपने जो पिताजी हैं उनको PAPA के नाम से बोलता है, पापा के नाम से। किस नाम से बोलता है, PAPA, पापा के नाम से बोलता है।
तो ऐसे ही अपने पास में हमने पहले LSRW ये 4 स्किल ऊपर लिखी, LSRW, और इन सब के नीचे हमने क्या लिख दिया, PAPA। अब याद रखें सही लिखना है, पहले तो बेसिक ऑर्डर लिखना है इनका, LSRW का बेसिक ऑर्डर, फिर नीचे स्पेलिंग लिखनी है पापा की, PAPA। अब बताओ P का मतलब क्या हो गया, पैसिव, और A का मतलब हो गया एक्टिव। यहाँ पे देख रखा है P मतलब पैसिव, A मतलब एक्टिव। दोबारा से देख लीजिए, पहले आपने क्या लिखा, LSRW, और उसके नीचे लिख दिया पापा। P का मतलब क्या हुआ, पैसिव, A का मतलब हुआ एक्टिव। अब आपके पास में आप देख के बता दीजिए पैसिव स्किल कितनी है। तो आपके पास में पैसिव स्किल हैं वो कितनी है, 2 हैं, P 2 हैं, कौन कौन सी, L और R, यानी लिसनिंग और रीडिंग। ये कैसी स्किल हैं, पैसिव स्किल हैं। जबकि एक्टिव जो स्किल हैं, ए वाली स्किल हैं, वो कितनी है, 2 हैं। ए वाली स्किल कितनी है, 2 हैं। ए वाली स्किल कितनी है, 2 हैं। और वो कौन सी है, एस और डब्ल्यू। एस का मतलब स्पीकिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। यानी व्यक्ति बोलते समय और लिखते समय हमेशा कैसा रहता है, एक्टिव होता है, और व्यक्ति बोलते समय और व्यक्ति सुनते समय और रीडिंग करते समय कैसा रहता है, पैसिव रहता है। तो आई होप ये वाली जो इम्पोर्टेंट स्लाइड है उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक अगली स्लाइड में, और ये स्लाइड भी आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, और मैं कहता हूँ यहाँ लास्ट ईयर की एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। वही अपने पास में 4 स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, जिनमें पहली स्किल का नाम L, दूसरी S, तीसरी R और W। ये बेसिक स्किल्स का कैसा ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर है। अब बेसिक ऑर्डर है, अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप क्या होगा। अभी जो पहले वाली स्लाइड देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि एक्टिव स्किल और पैसिव स्किल कौन कौन सी है, लेकिन यहाँ की जो स्लाइड है, यहाँ का जो चैप्टर है, यहाँ का जो डायग्राम आपको दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि LSRW में से ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जो प्रोडक्टिव हैं, और ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जो प्रोडक्टिव हैं, और ऐसी कौन कौन सी स्किल हैं जो रिसेप्टिव हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव का, प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव का। रिसेप्टिव का अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं एक्सप्रेसिव। अब एक्सप्रेसिव से आपको एक अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। मान लो अपन किसी भाषा को या किसी शब्दों के समूह को अपन किसी को बोल रहे हैं, तो अपन अपनी जो मन के विचार हैं वो अपन कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या अपन किसी की भाषा को सुन करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। व्यक्ति अपने विचारों को एक्सप्रेस कैसे करेगा, स्पीक करके करेगा। स्पीक करके कैसे, स्पीक करके, बोल करके, या फिर क्या करके, रीडिंग करके नहीं, उसको राइटिंग करके वो क्या करेगा, उसको एक्सप्रेस करेगा। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वही LSRW 4 बेसिक स्किल्स हो गई, और उसके नीचे पिछली बार तो लिखा था हमने पापा, अब की बार पापा मारता है बच्चे को चांटा और बच्चा करता है रे रे। कैसे करता है, रे रे, पापा रे रे, रे आर ई, पापा रे रे। आर का मतलब हो गया रिसेप्टिव, आर का मतलब हो गया रिसेप्टिव, ई का मतलब हो गया एक्सप्रेसिव, ई का मतलब हो गया एक्सप्रेसिव। और एक्सप्रेसिव न पूछ करके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है प्रोडक्टिव। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से आपको उनको याद रखें कि आपके पास में जो रिसेप्टिव स्किल हैं, अब आप देख लीजिए इनमें से ऐसी कौन कौन सी हैं स्किल जो रिसेप्टिव हैं। तो रिसेप्टिव कहाँ आया, आर में आया। आर किस में है, एल और आर में। करने का मतलब लिसनिंग और रीडिंग स्किल हैं वो रिसेप्टिव हैं, जिसके द्वारा अपन किसी चीज़ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। रिसेप्ट का मतलब प्राप्त करना। अब प्राप्त किससे करेंगे अपन, नॉलेज किससे प्राप्त करेंगे, या तो अपन किसी बात को सुन करके,
या पर किसी बात को पढ़ करके। और दूसरी वाली जो स्किल है वो है प्रोडक्टिव, दूसरी वाली स्किल है प्रोडक्टिव। और जो प्रोडक्टिव है एक्सप्रेसिव स्किल है, यानी अपन अपने विचारों को कैसे प्रोडक्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। तो भावों को एक्सप्रेस करने की दो स्किल हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है स्पीकिंग बोल करके और राइटिंग लिख करके। अर्थात LSRW में से, अब कहने का मतलब क्या हुआ, LSRW में से दो स्किल ऐसी हैं जो रिसेप्टिव हैं। वो कौन सी हैं? L और R, लिसनिंग और रीडिंग। और दो स्किल ऐसी हैं जो प्रोडक्टिव एक्सप्रेसिव हैं, और वो हैं स्पीकिंग और राइटिंग। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अंतिम बात समझने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं, अंतिम बात पे अपन चलते हैं और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसकी अंतिम बात पे अपन चलते हैं। और वहाँ देखते हैं कि आपके पास में LSRW है, आपके पास में जो 4 स्किल हैं LSRW, उनका बेसिक ऑर्डर क्या था? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था उनका बेसिक ऑर्डर क्या है। तो उनका जनरली बेसिक ऑर्डर होता है LSRW। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे भी आए हैं इस टीचिंग मेथड्स के अंदर जिन्होंने कहा है कि जनरली यदि अपन किसी फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, किसी विदेशी भाषा को अपन सीख रहे हैं, तो हमें उस समय LSRW को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें LSRW की जगह LSWR को फॉलो करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश सीख रहा है, लर्नर है, जनरली इंडिया में सबसे पहले उसको लिसनिंग आना चाहिए, लिसनिंग के बाद में उसको स्पीकिंग करना सिखाना चाहिए। स्पीकिंग करने के बाद में जब बच्चा छोटा रहता है, जब बच्चा बहुत ही छोटा रहता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का, तब बच्चा इन दो स्किल को जनरली घर पे सीख लेता है। अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने आसपास के लोग हैं, उनसे ये दो स्किल सीख लेता है। कौन कौन सी? एक तो वो सुनना सीख लेता है और एक वो बोलना। जैसे अपन छोटा बच्चा है तो उसको पा पा बा बा दा दा ये सब बोलना सिखा देते हैं। तो उसको दो स्किल हैं वो जनरली पहले सिखा दी जाती हैं। अब इंडिया में जो अपन तीसरी स्किल सिखाते हैं वो अपन कराते हैं उसको रीडिंग करना। जब छोटा बच्चा होता है उसको लिखना बाद में सिखाते हैं, पहले क्या करना सिखाते हैं? पहले उसको अपन रीडिंग करना सिखाते हैं, और रीडिंग करने के बाद में उसको अपन राइटिंग करना सिखाते हैं, उसको राइटिंग करना सिखाते हैं। ऐसा कहाँ होता है? ऐसा इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश है वो एज ए सेकंड लैंग्वेज है। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाए कि क्या फॉरेन लैंग्वेज में LSRW को फॉलो किया जाता है, तो जनरली फॉरेन लैंग्वेज में एक महोदय जिनका नाम था मिस्टर ब्राइट, उन्होंने कहा यदि आपको फॉरेन लर्नर हैं, इंग्लिश भाषा सीखना चाह रहे हैं या कोई सी भी भाषा सीखना चाह रहे हैं, तो आपको स्टूडेंट को, लर्नर को LSRW नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे LSWR आना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग राइटिंग पहले होनी चाहिए, रीडिंग बाद में होनी चाहिए। और एक अंतिम जो क्वेश्चन है वो कई बार ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट का क्वेश्चन एग्ज़ाम में हो सकता है, ट्रू फॉल्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन हो सकता है। और वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, यदि आप इंग्लिश में ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम से कम 5 टीचिंग मेथड पढ़ने को मिलेंगे, जिनमें एक अप्रोच भी हो सकती है और 3-4 मेथड भी हो सकते हैं। तो उनमें अपन बात करें कि यदि अपने को क्या करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है, तो हमें कितने मेथड आने चाहिए? 5 मेथड आने चाहिए। अब यहाँ क्या पूछा गया है कि ये जो 5 मेथड हैं क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज के ही हैं? क्या कहने का मतलब, अब आप सुनिए, क्या मेथड्स होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, वो केवल इंग्लिश में ही होती हैं? क्या अन्य भाषाओं में शिक्षण विधियां नहीं होती? ये स्टेटमेंट कहा गया है, इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि 5 मेथड्स आर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज,
कि 5 विधियां हैं वो केवल इंग्लिश के लिए हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। लेकिन जितने भी विधियां हैं, 5 मेथड्स, ये 5 के अलावा और भी विधियां हैं, उन सब के द्वारा अपन किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अपन इंडिया में इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो अपने को 5 मेथड्स का यूज करना है, और यदि अपन और कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना चाह रहे हैं तो भी अपने को 5 मेथड्स का प्रयोग करके अपन इसको सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 5 मेथड्स हैं वो केवल इंग्लिश के लिए नहीं है, बल्कि सभी भाषाओं के लिए हैं। तो आज की क्लास का मैं यहीं पर विराम करना चाहूँगा, विराम देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। आज की क्लास आपको बहुत रुचिकर लगी होगी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।